सियासी खबर बिहार से, जहां इस साल आप जानते हैं आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। महागठबंधन में आरजेडी हमेशा की तरह इस बार भी लीड पार्टी मतलब मुख्य पार्टी की भूमिका में रहेगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि लालू प्रसाद यादव का जो कोर वोटर MY समीकरण है, जो अब तक उनके पाले में ही है, वो नहीं खिसका है। लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार भी तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ देगी? क्या लालू यादव के मुस्लिम वोटर में इस बार बिखराव हो जाएगा? क्योंकि ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है और इसी दलील के साथ कि सेकुलर वोट में बिखराव ना हो, हमें शामिल कर लो महागठबंधन में। लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अब तक नहीं दिया गया है। उसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं, क्या 2020 वाली कहानी फिर से ओवैसी दोहरा सकते हैं क्या बिहार में? अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी यादव को एक बार फिर झटका लगेगा। 2020 में क्या हुआ था? ओवैसी की पार्टी अचानक से चुनाव मैदान में कूदी थी बिहार में और उसने अपने विधायक जिता लिए थे। हालांकि बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक एक को छोड़कर सभी आरजेडी में शामिल हो गए। तो बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी दल अपनी बिसात बिछाने में जुटे हैं। इनमें AIMIM भी शामिल है, जिसके महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव को चिट्ठी लिख दी गई है। AIMIM के जो बिहार अध्यक्ष हैं, विधायक हैं अख्तरुल इमान, इन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है, 2015 से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका है। अगर हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे तो सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होगा। अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। 2025 विधानसभा का चुनाव हमारे सामने है। AIMIM को महागठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन महागठबंधन से स्पष्ट जवाब नहीं आया है और ना ही कोई पॉजिटिव रिस्पांस अब तक महागठबंधन ने AIMIM को दिया है। ऐसे में अब AIMIM ने तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत भी दे दिए। AIMIM का कहना है, महागठबंधन वाले न हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, चुप्पी साधे हैं। ऐसे में हम और इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे। आने वाले दिनों में बिहार का और नुकसान न हो, इसलिए इस सांप्रदायिक सरकार को हटाना जरूरी है। उसके लिए जरूरी यह है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। ये मेरी अपने विचारधारा के अनुरूप हमने एक प्रपोजल दिया है। ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की शक्ति हमारी है कि बिहार में आम जनों के हित में हमारी ये सोच है कि बिहार में पुनः फिर ये गंदी सरकार न आ जाए। अब आरजेडी की तरफ से तो अभी तक कोई रिस्पांस आया नहीं है और ऐसे में अब दोनों तरफ से जो बयान हैं वो जरूर सामने आ रहे हैं। मतलब बयानबाजी शुरू हो गई है और वो जंग का रूप लेती नजर आ रही है। आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से खुले दिल से आपके सामने रखा है कि MIM को भी गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि बिहार में भाजपा को हराया जा सके। सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। कौन दल और आएंगे, कौन आना चाह रहे हैं, अगर कोई दल, तो इस पर तो पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। कुछ लोग वोट कटवा बन करके जो घूमते हैं, उस बार जो नुकसान पहुंचाया, इस बार जनता अब भ्रम में किसी के आने वाली नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। आपको सीधे लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शशांक से ही जानते हैं। शशांक, AIMIM की पेशकश और उसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब महागठबंधन या आरजेडी की तरफ से तो नहीं आया है, लेकिन ये जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और वोट कटवा से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब संकेत क्या मिल रहा है सियासी गलियारे में? महागठबंधन और खासतौर से आरजेडी क्लियर है, AIMIM को महागठबंधन में शामिल नहीं करना है। शशांक, देखिए, 1 महीने पहले ओवैसी की पार्टी की तरफ से आरजेडी को प्रस्ताव भेजा गया कि आगे चुनाव है, हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से न हाँ कहा गया न ना कहा गया। आरजेडी आलाकमान इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। इसलिए कल
बिहार एमआईएम अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल इमान ने लालू को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हमने जो गठबंधन का प्रस्ताव भेजा था, कृपया आप उस पर जल्दी निर्णय लीजिए। अगर हम लोग मिलकर लड़ेंगे तो सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं होगा और अगली सरकार महागठबंधन की बनेगी। लेकिन उसके ठीक बाद आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है कि जो भी दल महागठबंधन में आना चाहते हैं उस पर फैसला हमारा आला कमान लेगा। लेकिन ये याद रखिए कि इस बार कोई वोट का बिखराव नहीं होगा, जनता तेजस्वी के साथ है। उन्होंने ओवैसी की पार्टी का बिना नाम लिए उनको वोट कटवा जो है वो बता दिया है। लेकिन क्या आरजेडी अलायंस करती है या नहीं, इस पर अभी कुछ भी आरजेडी कैंप से जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन आप जान लीजिए 2020 में ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर लड़ी थी और 5 विधायक उनके जीते थे। आरजेडी के वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी उन्होंने की थी, भले 4 विधायक बाद में आरजेडी में चले गए थे। तो ओवैसी की पार्टी का प्लान बी तैयार है। अगर महागठबंधन में बात नहीं बनती है तो ये लोग जो हैं थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी का प्लान भी तैयार है, थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से तो कुछ नहीं कहा जा रहा है ना, और ये बार बार पेशकश जो है वो एआईएमआईएम की तरफ से की जा रही है। अख्तरुल इमान हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, एआईएमआईएम के बिहार के अध्यक्ष हैं। उन्हीं के साथ हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद है। निधि के पास आपको लेकर चलेंगे। निधि, पहला सवाल मेरी तरफ से जरूर पूछ लीजिए उनसे आप कि ये कमजोरी क्यों ना माना जाए भाई एआईएमआईएम की कि 2020 में वो तुक्का लग गया था और तुक्के से 5 विधायक जीत गए थे जो बाद में आरजेडी में चले गए। इस बार क्या एआईएमआईएम मान रही है अंदर ही अंदर कि मामला डावाडोल है, इसीलिए ये गुहार महागठबंधन से, लालू प्रसाद यादव से लगाई जा रही है कि हमें शामिल कर लो महागठबंधन में? निधि। बिल्कुल, अख्तरुल इमान इकलौते विधायक बच गए क्योंकि बाकी 4 विधायकों को आरजेडी ने ज्वाइन करा लिया अपने में। और पिछली बार जो ओवैसी साहब का इधर भाषण रहा और उसके बाद आपकी पार्टी से 5 विधायक जीतते हैं। इस बार क्या कमज़ोर आपकी पार्टी मान रही है खुद को और यही वजह है कि आप बार बार चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं लालू जी को? बिल्कुल कमज़ोर नहीं, बिल्कुल कमज़ोर नहीं। हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ज़्यादा जनता के लाभ को सामने में रखते हैं, बिहार के भविष्य को सामने में रखते हैं और सामाजिक और धार्मिक जो सौहार्द है, वो जो सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, इसको हम सामने में रखते हैं। मेरा मामला झुक के सलाम करना, ये मेरा संस्कार है, मेरी कमज़ोरी नहीं है। मैं बलि देकर अगर देश को बचाया जा सकता है, बलि देकर अगर संविधान को बचाया जा सकता है, तो अपना निज हितों की बलि देकर की भी बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ। साहब, जिस महागठबंधन में आप शामिल होने के लिए चिट्ठियां लिखे जा रहे हैं, महागठबंधन के एक साथी दल है, उनकी तरफ से ये जवाब आया कि एआईएमआईएम सिर्फ और सिर्फ माहौल बना रहा है, बीजेपी उनको कभी नहीं जाने देगी। देखिए, अब उनको कितनी अकल है कि बीजेपी का ताल्लुक एमआईएम से क्या और उनसे कितना है जो लोग बोल रहे हैं। ये उनकी भाषा हो सकती है, उनकी बेचैनी हो सकती है और ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है उनकी पार्टियों में। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पे मैं कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता की ज़रूरत है इस वक्त कि बिहार में सेकुलर वोटों को बिखराव से रोका जाए। बिहार में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, जिसको चौपट करने की पूरी कसम खा रखी है नीतीश और भाजपा की सरकार ने, उनके नापाक चुंगल से बिहार को बचाया जाए। मेरे सामने में बिहार है, बिहार के भविष्य का मसला है, मैं उसको लेकर अपने विचारधारा के मुताबिक उसको पेशकश की है। पर सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि आप इस बार चुनाव लड़े? संभव है कि आपके 2-3 विधायक आ जाए और फिर वो वापस ना ले जाए, आरजेडी आपस ज्वाइन ना करा ले। आपका एक्सपीरियंस ही खराब है आरजेडी के साथ, जो महागठबंधन की मुखिया पार्टी है सबसे बड़ी। आप लोगों को याददाश्त कम है, मेमोरी बहुत कमजोर है आप लोगों की। याद दिला नहीं पता, ये बताइए कि भाजपा से भाग के कांग्रेस में, कांग्रेस से भाग के भाजपा में गए कि नहीं? कांग्रेस के भागे हुए लोगों ने जाकर के कर्नाटक में सरकार बना दी कि नहीं? या भी तमाशा आपने महाराष्ट्र में देखा है कि नहीं पिछले दिनों में? मैंने बड़े लोग के बच्चे फिसल जाएं तो बाबू फिसल गया, गरीब का बच्चा फिसल गया तो बेवकूफ़ गिर गया। ये कौन सी बात कर रहे हैं? मामला ये है कि जिंदगी जब तक है हादसे से दो चार होना है। यकीनन है कि इस वक्त देश की एक बड़ी विडंबना है, विचारधारा और कैरेक्टर की राजनीति से लोग अलग हटकर अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हादसा के डर से रोज ट्रेन के हादसा हो रहे हैं, बसों के हादसा हो रहे हैं। क्या सफर छोड़ दिया लोगों ने? जी निधि, एक सवाल अख्तरुल इमान से ये भी पूछिए कि साहब इतनी ये कोशिशें कर रहे हैं, चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी तो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। इनका भी इतना सियासी अनुभव है, इन्हें क्या लगता है आरजेडी की तरफ से इन्हें पॉजिटिव रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा? क्या आरजेडी इन्हें कमजोर आंक रही है?
आरजेडी इन पर भरोसा नहीं कर पा रही है या फिर आरजेडी ओवर कॉन्फिडेंस में है? 3 ऑप्शंस दीजिए। देखिए एक सवाल है, क्योंकि एक तो महागठबंधन में पहले से 5 पार्टियां हैं, आपने 2 चिट्ठी लिखी और आपने लिखा कि सेक्युलर वोटों का बिखराव ना हो। आरजेडी की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। ईमान साहब, क्या वजह है इसके पीछे? क्या आरजेडी आपको कमजोर आंक रही है, या आरजेडी, एक तो स्पेस की बात है कि क्या स्पेस नहीं है इस वजह से भी, और तीसरा भरोसा क्या नहीं आपको कर लगता पा है रही कि है इस वक्त या आज वो की तारीख में ओवर विधानसभा कॉन्फिडेंस चुनाव है? में है? सही सवाल कि क्या आप पर भरोसा नहीं कर पा रही है या फिर आरजेडी में ओवर कॉन्फिडेंस है इस चुनाव में जीत को लेकर? मैंने कोई 24 आवर्स का टाइम नहीं दिया है। अरे जाहिर है कि हमने पिछले दिनों तक टेलीफोनिक वार्ता हमारी हुई थी, बीच में मीडिया के बंधुओं ने काफ़ी इस पर चर्चा की, लेकिन बहुत सारे लोग उनके थे ऐसे कि भाई ये मामला वाक़तन सच है या कोई नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो हम लोगों ने इस हुज्जत तमाम के लिए लिखित दे दिया है। हम देखेंगे, 1-2 हफ्ता देखेंगे कि उनका क्या विचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझको अकेले जाने से कोई रोक सकता है क्या? मेरा थर्ड ऑप्शन, मेरा थर्ड फ्रंट बनाने की भी अपनी तैयारी चल रही है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि बिहार में वोटों का बिखराव नहीं हो। बिहार का बड़ा नुकसान हुआ है। शराबबंदी के नाम पर शराब के जो पैसे आ रहे थे रेवेन्यू में, वो सारे पैसे आज जा रहे हैं दलालों के जरिए से सरकार को। आप देखेंगे कि पढ़ाई का मामला बिल्कुल चौपट होकर रह गया है। आप चलिए देखेंगे ठीक है, तो ये अफसरशाही का मान नंगा के नाच अपने हो रहा दावे है। और अभी भी कह रहे हैं कि 1-2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, और अगर दाल नहीं गलती है या फिर बात नहीं बनती है, आम जबान में अगर कहा जाए, तो फिर तीसरा मोर्चा बनाने का भी ऑप्शन एआईएमआईएम के सामने बिहार में खुला हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने दावा किया कि ओवैसी आए या कोई और आ जाए, सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। बिहार में चाहे चंद्रशेखर जी आ जाएं, चाहे ओवैसी जी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, कि बिहार के लोग उसी तरह की समझ रखते हैं जो महाराष्ट्र के लोग समझ रखते हैं, जो हरियाणा के लोग समझ रखते हैं, कि इस देश में अगर सचमुच भारतीय जनता पार्टी सशक्त नहीं हुई, एनडीए की सरकार पूरे देश में नहीं बनी, तो वह दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश की तरह यहाँ भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा, मंदिर तोड़े जाएंगे और अराजकता का माहौल होगा। उधर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं बीजेपी ओवैसी को महागठबंधन में शामिल नहीं होने देगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि वोटों का बिखराव हो। एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर एआईएमआईएम जैसी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर आती है, तो कैसे एडजस्ट होगा? आप तो 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, उनको आना नहीं है, ठीक है, वो एक माहौल बना रहे हैं, ठीक है, उनको आना नहीं है। बीजेपी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि वो हमारे साथ आए, ठीक है। हाँ, उनके नीचे के कुछ लीडर सोचते होंगे, लेकिन अगर उनके हैदराबाद के लीडर से बात कीजिएगा और उनके अगर मन की बात कीजिएगा, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो इंडिया ब्लॉक को मदद करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। तो बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी? बीजेपी का क्या लेना देना है? बीजेपी तो चाहेंगे कि वोट का बिखराव हो। और बहुत जरूरी खबर है, खबर दिल्ली के लोगों से सीधे जुड़ी हुई है। यहां सरकार ने 72 घंटे से भी कम वक्त में पुरानी गाड़ियों को लेकर जो फैसला लागू करने की बात कही थी, उस पर यू टर्न ले लिया है। बीते कई साल से दिल्ली में प्रदूषण, आप जानते हैं, एक बड़ा मुद्दा रहा है। चुनाव के दौरान भी इसकी गूंज सुनाई दी है। लिहाजा दिल्ली सरकार ने 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन, 10 साल पुराने डीजल वाहनों के लिए ईंधन बिक्री पर रोक लगाने का फैसला लिया था। 1 जुलाई से फैसला लागू कर दिया गया था, और अभी तो फैसला ठीक तरीके से लागू भी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, 3 जुलाई को ही दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की अपील कर दी है, और इसके पीछे सरकार कई वजह गिना रही है। बाकायदा सरकार की तरफ से जो चिट्ठी लिखकर अपील की गई है, उसमें सरकार ने असमर्थता जताई है ये फैसला लागू करने के पीछे, और इसकी प्रैक्टिकलिटी को लेकर ये हवाला देते हुए कि जो आसपास के राज्य हैं वहां पर तो इस तरीके की कोई रोक है नहीं, तो दिल्ली में इसको कैसे लागू कर दिया जाए। एएनपीआर को इम्प्लीमेंट करना, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना अभी फिजिबल नहीं है। इसलिए जो बाकी स्टेट्स के अंदर जब आप बाकी जिस तरीके से एनसीआर के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद ही इसको भी हम भी इम्प्लीमेंट करने की स्थिति में होंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। ये हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का दिल्ली के लोगों के साथ संकल्प है। उनके
दिल्ली सरकार का ये यू टर्न और गेंद दिल्ली सरकार ने बाकी राज्यों के पाले में डालने की कोशिश की है। अब क्या हो रहा है, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार पर जो दिल्ली में विपक्ष है वो सवाल पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी पूछ रही है, क्या फैसला जल्दबाजी में लागू किया गया था? लोगों के विरोध की वजह से, दबाव में आकर क्या फैसला वापस लिया गया है? यू टर्न क्या लोगों की दबाव की वजह से लिया है दिल्ली सरकार ने? सरकार चलाना एक सीरियस बिजनेस है। इसको आप एक फुलेरा की पंचायत की तरह नहीं चला सकते हैं कि जब जो मन आ रहा है आप वो कर रहे हैं। अगर CAQM ने आपको आदेश दिया तो सिर्फ आपको तो नहीं दिया, यूपी को भी दिया था, हरियाणा को भी दिया था। उन्होंने तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, आपने क्यों किया? और अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया था, आप कह रहे थे हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तो अब आपने वापस क्यों ले लिया? इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन था। आप जानबूझ के सरकार के जो सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जनता के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, और फायदा किसको होना था? तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि सब दिल्ली सरकार जो है बिना सोचे समझे पहले तो फैसला लागू कर देती है और उसके बाद अपने फैसले पर जब लोगों की तरफ से दबाव पड़ता है और समझ में आता है दिल्ली सरकार को कि ये गलती हो गई है, बैकफुट पर आती है और यू टर्न ले लेती है। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में 2.5 से 3 दिन के अंदर जो पुरानी गाड़ियों को रोकने का अभियान चला उसमें क्या कुछ हुआ है ये आपको बता देते हैं। पहले दिन यानी तारीख 1 जुलाई की थी और 80 गाड़ियां पहले दिन ही जब्त कर ली गई। दूसरे दिन 2 जुलाई को 7 गाड़ियां इस अभियान में पकड़ी गई और इसके लिए 382 पेट्रोल पंप्स पर ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास लगाए गए थे, जिससे पुरानी गाड़ियों की पहचान की जा रही थी और फिर उन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां, 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, उन्हें ईंधन ना दिए जाने वाले फैसले पर यू टर्न लिया है, आप तो शायद पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं, यहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आज देखिए रुमाना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरे फैसले पर जब से दिल्ली सरकार ने यू टर्न लिया है, निश्चित रूप से मैं एक ऐसे ही स्क्रैप की मार्केट में खड़ा हूं जहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो स्क्रैप के लिए आती थी। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है कि जब हमारी इनसे बातचीत हुई तो इन लोगों ने कहा कि कुछ दिनों पहले तो तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा संपर्क कर रहे थे, लेकिन अचानक ये जानकारी मिली कि अब शायद दिल्ली सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि उन गाड़ियों को सीज नहीं किया जाएगा, तो अब इनके पास फ़ोन आना बंद हो गए। यानी कि दिल्ली वालों के लिए, जैसा आप कह रही थी कि एक बड़ी राहत की खबर है, तो ये निश्चित रूप से उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सीधे तौर पर अब दिल्ली सरकार ने अगर इस पूरे मामले में कदम उठाया है और तकनीकी खामियों की बात कही है, तो अब उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो ये सोच रहे थे कि अगर उनकी गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी है और अगर वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं तेल भरवाने तो उनकी गाड़ियां सीज कर ली जाएंगी, जब्त कर ली जाएंगी। तो अब फिलहाल ऐसा नहीं है। ये जो फैसला था वो दोपहिया वाहनों पर भी लागू था और ऐसे में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, खास तौर से जो वर्ग है उस पर यह फैसला प्रभाव डालने वाला था और इसी वजह से लोगों में नाराजगी भी बहुत ज्यादा थी और जो कहा जा रहा है कि साहब लोगों का दबाव ऐसा था कि आखिरकार दिल्ली सरकार को इस पर यू टर्न लेना पड़ा है। 5 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रिनिडाद टोबैगो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा ऐतिहासिक है क्योंकि 26 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पहुंचा है। ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत भी शानदार हुआ। पोर्ट ऑफ स्पेन में एयरपोर्ट पर उनका स्वागत प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने किया। उनके साथ उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर ही सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हुए पीएम मोदी का ये भव्य स्वागत। पोर्ट ऑफ स्पेन की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और देखिए किस तरीके से यहां पर वो सांस्कृतिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त अंदाज में मेजबानी और मेहमान नवाजी। देखिए
किस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है। बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने वो खाना परोसा गया है। तस्वीरें देखिए आप। और शायद इसी वजह से जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई, जो पूर्वज यहां पर पहुंचे थे वो दरअसल संस्कृति वाहक एक तरीके से यहां पर बनकर रहे हैं, और उसी की झलक यहां इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने जय श्री राम से अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि हम सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। सीताराम, जय श्री राम। एक 180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। प्रभु श्री राम says that the glory of Ayodhya springs from the holy Saryu. Whoever takes a dip in its water finds eternal union with Sri Ram himself. सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल आस्था का अमृत है। ये वो प्रवाहमान धारा है जो हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को हमेशा जीवंत रखती है। We are part of one family. Friends, I know that the journey of the Indian community in Trinidad and Tobago is about courage. The circumstances your ancestors faced would have broken even the strongest spirits, but they faced hardships with hope. They met problems with persistence. They left the Ganga and Yamuna behind, but carried the Ramayana in their hearts. They left their soil, but not their soul. They were not just migrants. They were messengers of a timeless civilization. Their contributions have benefited this country culturally, economically and spiritually. अब खबर जो है, अगली खबर जिसका हम रुख करने जा रहे हैं वो महाराष्ट्र से है, और महाराष्ट्र जहां पर हिंदी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदी विवाद में अब हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई है। भाषा विवाद के बीच नीतीश राणे ने बड़ा बयान दे दिया है। कह रहे हैं कि ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या?
जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? हिंदुओं पर कोई हाथ उठाएगा तो फिर कार्रवाई करेंगे। लीजिए, हिंदी और मराठी की लड़ाई को अब जो नीतीश राणे हैं वो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई पर ले आए। मतलब नीतीश राणे के मुताबिक मुसलमान हिंदी बोलते हैं, नीतीश राणे के मुताबिक महाराष्ट्र में हिंदू जो हैं वो मराठी नहीं बोलते। जावेद अख्तर, आमिर खान का नाम ले रहे हैं वो, और इन मुस्लिम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सेलिब्रिटीज हैं उनका नाम लेकर नीतीश राणे की तरफ से यह पूछा जा रहा है कि ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? जावेद अख्तर, आमिर खान मराठी बोलते हैं क्या? तो मामला अब जबान की लड़ाई से निकलकर धर्म की लड़ाई की तरफ बढ़ता हुआ। महाराष्ट्र में गौर करने वाली बात यह है कि कल 5 जुलाई है और कल मराठी के सम्मान में विजय रैली ठाकरे ब्रदर्स निकालने की तैयारी में है। लेकिन उसी से पहले मराठी जबान को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासत गर्म है उसमें मराठी और हिंदी की लड़ाई को दरअसल हिंदू और मुसलमान की लड़ाई का मोड़ देते हुए नीतीश राणे सामने आ गए हैं। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। तो नीतीश राणे ने बड़ी खूबसूरती से हिंदी और मराठी की लड़ाई को हिंदू और मुसलमान की लड़ाई बनाने की तरफ मोड़ा है। लेकिन अब नीतीश राणे ने ये जो बयान दिया इस पर राज ठाकरे की पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसने पलटवार कर दिया है। भारत पाकिस्तान मैच का आयोजन किसने करवाया, ये सवाल मनसे की तरफ से पूछा जा रहा है। पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध हमने किया, ये मनसे की तरफ से कहा जा रहा है। तो पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध हमने किया और साथ ही साथ मनसे नीतीश राणे के बयान पर कैसे पलटवार कर रही है राज ठाकरे की पार्टी, वो सुनिए जरा। भाजपा के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो कह रहे हैं कि इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश है लेकिन आप उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिम्मत है तो भाईकल्ला जाइए, मालवनी जाइए, वहाँ पे टोपी वाले क्या हिंदी में बात नहीं करते, मराठी में बात करते, उनको थप्पड़ लगाए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। आई थिंक नीतीश राणे शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट वी आर हिंदू बट वी आर नॉट हिंदी जी। सो बेसिकली I should just give him some references if I would. Who arranged Bharat-Pakistan match in Ahmedabad in spite of all the opposition? What he want to say about that? And when MNS opposed Pakistani artists in this industry, who supported them? Who allowed them? So we need not teach Hinduism from anybody. We know what we are doing. नीतीश राणे कह रहे हैं कि हम अपनी तीसरी आंख खोल देंगे सरकार की और आप पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की हरकतें जारी रही। वी आर वेटिंग। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त मौजूद है मुंबई से। मृत्युंजय से ही जरा समझेंगे इस बात को। मृत्युंजय, ये सियासत तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी बनाम हिंदी को लेकर गरमाई हुई थी, लेकिन अचानक इस लड़ाई को ये हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला जो मोड़ नीतीश राणे दे रहे हैं वो क्यों? देखिए, नीतीश राणे की छवि आज की नहीं, पिछले कुछ वर्षों से अपने आप को वो एक हिंदू फायरब्रांड नेता के रूप में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि तमाम नेता मुद्दों की अगर बात करते थे तो एकमात्र नेता ऐसे थे नीतीश राणे जो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर बात करते थे और कहीं ना कहीं उसका कुछ क्षेत्रों में फ़ायदा भी मिला बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो छवि है वो एक हिंदुत्ववादी छवि बरकरार रखना चाहते हैं। एक समय में वो भी शिवसेना में हुआ करते थे, तब वो भी मराठी की बात करते थे। आज वो बीजेपी में है, मंत्री हैं, लेकिन उनको पता है कि उनकी जो छवि बनी है वो हिंदू नेता की बनी हुई है, तो उस छवि को वो बरकरार रखना चाहते हैं। ये तो एक विषय हो गया। रोमाना, एक दिलचस्प बात बताता हूँ। नीतीश राणे ने क्या कहा कि हम जो भी हिंदुत्ववादी सरकार है जो ऐसी हरकत करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। अब इन्होंने क्या कार्रवाई की है वो भी जरा बता दे। मीरा रोड में जो ये वाकया हुआ, एक राजस्थानी व्यापारी जो जोधपुर स्वीट्स नाम की दुकान चलाते हैं, उनके साथ मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। पुलिस ने FIR दर्ज किया, लेकिन पुलिस को ये नहीं पता कि किन लोगों ने मारपीट की।
जिसका वीडियो मैं और आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पुलिस को ये नहीं पता कि ये लोग कौन है। उन्होंने एफआईआर में अज्ञात नाम लिखा है, अज्ञात आरोपी, यानी जिन मनसे के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें मीरा रोड में जन्मदिन के, राज ठाकरे का वार दिवस हार्दिक शुभेच्छा, ऐसे बैनर पे फोटो उनके नाम लगे हुए हैं। पुलिस को पता ही नहीं ये लोग कौन है, और वीडियो में हम देख रहे हैं, और वो खुद अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि देखिए हमने मराठी नहीं बोलने वाले को कैसे मारा। बहादुरी का काम 7 लोगों ने किया। ये आपने बहुत जबरदस्त जानकारी दर्शकों को दी है। मतलब ये वाकई में बहुत जबरदस्त जानकारी है। मृत्युंजय सिंह ने जो कहा, मुझे लगता है दर्शकों को वो दोबारा सुनना और समझना चाहिए। मृत्युंजय ये बता रहे हैं कि अभी अभी आपने देखा था ना, नीतीश राणे का बयान मैंने आपको दिखाया था, और नीतीश राणे आकर कह रहे थे कि जो भी हिंदुओं को मारेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारी सरकार उस पर एक्शन लेगी। तो मृत्युंजय जो एक्शन महाराष्ट्र सरकार ले रही है, एक तरीके से उसी की पोल खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि साहब महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक एक्शन क्या लिया? ये राजस्थानी बीकानेरी स्वीट, शायद इनकी दुकान का नाम है, या जोधपुरी स्वीट जो चलाते थे, जिनके साथ ये पिटाई का मामला सामने आया, और उसमें साफ तौर पर ये एमएनएस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और ये वो स्थानीय कार्यकर्ता हैं जिन्हें सब पहचानते हैं वहां पर। लेकिन पुलिस ये वीडियो वायरल होने के बावजूद इतनी बेबस है कि पुलिस की तरफ से अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया जाता है। मृत्युंजय, ऐसे में अब जब नीतीश राणे का यह बयान सामने आया है, तो फिर क्या माना जाए? मतलब कल वो जो ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त रैली होने जा रही है, विजय रैली के तौर पर जो वो सड़कों पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे, उसी के काट के तौर पर नीतीश राणे की तरफ से ये हिंदी वर्सेस मराठी वाले मामले को हिंदू वर्सेस मुसलमान का मोड़ दिया जा रहा है क्या? देखिए रोमाना, एक कड़वी सच्चाई यहाँ की, मुंबई की, एमएमआर रीजन की मैं बता दूं, हर राजनीतिक दल को वोट तो सभी के चाहिए, पर प्रांतियों के वोट चाहिए, उत्तर भारतीयों को वोट चाहिए, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, दक्षिण भारतीय, वोट तो सभी राजनीतिक दलों को चाहिए। लेकिन अब खुलकर ये बात कहे कौन? और अगर वो मराठी के मुद्दे पर वो किसी का समर्थन कर दे, किसी परप्रांतीय का, तो उनके वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। और ये बात तो सत्ता पक्ष पे भी लागू होती है। वजह वही है कि दिखाना तो है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करनी नहीं है। जरा मेरे हाथ में एफआईआर की कॉपी है, मैं कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे से निवेदन करूंगा, जरा कोशिश हो सके तो जरा जूम करें, इस कॉलम को दिखाइए। ये देखिए, आपको लिख रहा होगा अनोळखी। अनोळखी मराठी शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है अज्ञात। 7 आरोपियों के नाम हैं। ये एफआईआर की कॉपी मेरे पास है। 7 आरोपियों के नाम है। नाम आपको कोई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब दिखाना है कि हमने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन अनोळखी यानी अज्ञात, 7 लोग अज्ञात है पुलिस की नजर में। वाह रे मीरा रोड की पुलिस, वाह रे थाने पुलिस, गजब की आपकी सूझबूझ, जानकारी और आपका तंत्र काम करता है कि आपको पता ही नहीं है कि ये 7 लोग जो वीडियो में घेर कर एक व्यक्ति को मार रहे हैं, वो व्यक्ति कौन है, जिसके वीडियो वायरल हैं, हर कोई नाम से उन्हें जानता है। वो खुद अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि वो मनसे के, राज ठाकरे के बहादुर सेनानी है, कार्यकर्ता है, पर उन्हें पुलिस को पता ही नहीं है 7 लोग अज्ञात लोग कौन है। पूरे इलाके में बैनर पोस्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन ये 7 अज्ञात लोग कौन है ये पुलिस को नहीं पता चल रहा है। इससे पता चलता है कि कथनी और करनी में अंतर है। कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, डंके की चोट पर कार्रवाई करेंगे। और इससे ये भी पता चलता है कि पुलिस पर कितना राजनीतिक और सियासी दबाव है। मतलब दिखावे के लिए पुलिस को एक्शन भी लेना है और साथ ही साथ एक्शन नहीं भी लेना है। इसीलिए तो वो चेहरे जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिन्हें सभी स्थानीय पहचानते हैं, जिनके बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग अक्सर लगे हुए नजर आते हैं राज ठाकरे को बधाई देने के समय में, लेकिन पुलिस उनको नहीं जानती है। पुलिस के लिए वो अज्ञात हैं। मतलब सियासी तौर पर कितनी दखलंदाजी है पुलिसिया कार्रवाई में, वो भी यहां से साफ तौर पर नजर आ रही है। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर। और देखिए, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र चल रहा है, मानसून अधिवेशन चल रहा है। मानसून सत्र में कल को अगर कोई सरकार से पूछेगा, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि उन्हें पता है हर कोई फूक फूक कर कदम रख रहा है। कोई भी अभी तक विपक्ष ने पूछा सरकार से कि एक मीरा रोड के व्यापारी को मारा गया सिर्फ इसलिए कि वो मराठी नहीं बोल पा रहा था, एक भी पार्टी ने पूछा? ये वाकया 3 दिन पुराना हो चुका है, नहीं पूछा किसी ने। मान लीजिए मीडिया ने सवाल पूछा, और पूछा भी, तो वो क्या जवाब देंगे कि हमने कार्रवाई की है, पुलिस एक्शन ले रही है। और कार्रवाई मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखा दी कि ये कार्रवाई है, लीपा पोती वाली कार्रवाई है, कहने के लिए कार्रवाई की गई है। और सही मायने में देखा जाए तो वोट परप्रांतियों के तो सभी दलों को चाहिए, सत्ताधारी पार्टी को चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं करनी है। इस गुंडा राज को बढ़ावा देना है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी हरकत रही तो जब तक चुनाव नहीं होंगे, ये गुंडा राज सड़कों पर देखने को मिलता रहेगा। और जो मुंबई की आज छवि बनती जा रही है पूरे देश और दुनिया में, उस छवि के जिम्मेदार न केवल विपक्षी, विरोधी और कथित मराठी प्रेमी होंगे, बल्कि सरकार भी इसमें भागीदार होगी।
ये तो देखिए आपने बहुत बड़ा, मैं तो कहूंगी खुलासा है जो आपने एबीपी न्यूज पर इस वक्त किया है। देखिए किस तरीके से ये राजस्थानी भाई जिनकी दुकान पर मीरा रोड इलाके में एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे थे और उनके साथ ये मारपीट की गई थी, बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया था। अच्छा सीधे जरा आपको लेकर चलूंगी, इस वक्त हमारे साथ नितेश राणे जी खुद ही मौजूद है। नितेश जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सर रोमाना बोल रही हूँ एबीपी न्यूज के स्टूडियो से। ये आपका बयान अभी अभी हमने सुनाया दर्शकों को, जिसमें आपने कहा कि साहब जो भी ऐसा करेगा, हिंदू भाई पर हाथ उठाएगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, एक्शन लेंगे। अभी अभी हमारे रिपोर्टर ने यह बताया कि ये मीरा रोड वाली जो घटना है उसमें जो आपकी पुलिस ने एक्शन लिया है, सर वो एक्शन लिया या आंखों में धूल झोंकी है? मतलब ये एमएनएस कार्यकर्ता साफ तौर पर सब नजर आ रहे हैं और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देखिए ऐसा है कि सारी कुछ चीज बतानी नहीं होती। आप हमारी सरकार एक हिंदुत्ववादी विचार की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बहुत गंभीर है, मगर जो एक्शन लिया जाएगा वो आप कुछ दिनों के लिए रुके, जब जेल के बाहर निकलेंगे ना तब उनके चलने की स्टाइल से आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से एक्शन लिया गया है। कोई भी जो हिंदुओं को ऊपर हाथ उठाएगा तो हमारी सरकार कुछ सहन करने वाली है नहीं, कि हम जो मंत्री बने हैं, हमारी जो सरकार आई है वो हिंदू समाज के वजह से ही आई है। इसके वजह से कोई भी नितेश जी आपका ये जो स्टाइल है, नितेश जी आपका ये जो स्टाइल है आपके समर्थकों में सर खूब लोकप्रिय है, ये जमकर आपको आपके इसी स्टाइल के लिए पसंद किया जाता है। लेकिन वो चलकर बाहर आने वाला स्टाइल और उससे समझ में आ जाएगा वो तो तभी होगा ना सर, अगर पुलिस की जो बेसिक एफआईआर है उसमें नाम लिखे जाएं, चेहरे दिख रहे हैं, पुलिस ने नाम किसी का लिखा नहीं, पुलिस को पता ही नहीं है, मतलब इतनी मासूम है पुलिस, या सर ये सियासी दखलंदाजी की वजह से बचाया जा रहा है और ये ढोंग किया जा रहा है? आपका रिपोर्टर जो बोलता है वो सभी सही है ऐसा मानिए मत। वो भी आंखें सुनने में कुछ तो आपको बता रहे हैं और उसके हिसाब से आप मेरे को सवाल पूछ रहे। हमको हमारे पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है, वो जो काम करेगी सही करेगी। वो तो सर पुलिस की शिकायत जो पुलिस ने लिखी है वो दिखा रहा था बाकायदा कैमरे पर, कॉपी दिखा रहा था सर वो शिकायत की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाने इसके वजह से एक्शन ली गई नहीं है ऐसे मैं मानूंगा नहीं, जरूर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। कोई समय सीमा सर कब तक एक्शन लिया जाएगा? वो आपको बता के थोड़ी समय दे सकता हूँ। सर जो पीड़ित है उसको तो चाहिए होगा ना इंसाफ, वो तो सोच रहा होगा कि अब तक नाम लिख लिए जाते हैं। मैं वापिस बोल रहा हूँ, देखिए वापिस बोल, मुझे इसमें कटेरे में खड़ा करने के लिए आपने बुलाया रहेगा तो फिर मैं अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये हमारे हिंदू समाज का विषय है, हमारे लिए बहुत सेंसिटिव विषय है। हम किसी भी तरह से, मैं आपके चैनल पे खुद बोल रहा हूँ कि मैं आज जो मंत्री बना हूँ वो हिंदू समाज के लिए वजह से ही बना हूँ। ठीक है, उनके वजह से आज हम मंत्री और हम मंत्रालय में बैठे हैं। कोई उनके तरफ अगर गंदी नजर से देखते होंगे ना तो आप कुछ भी मेरे को बताइए, बोलिए, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर हम लोग जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये जो हाथ उठाने वाले हैं ना ये जिहादियों से कम नहीं है। जो ये जिहाद जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बांटने का काम करते हैं, गजवाई हिंद के अंतर्गत हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उन्हीं को मदद कर रहे हैं। तो नितीश जी क्या ठाकरे बंधु भी इनकी मदद कर रहे हैं? क्या ठाकरे बंधु भी आपको? देखिए महाकुंभ के बारे में कौन गलत बोला? इन्होंने ही आवाज उठाया। जब भी उद्धव ठाकरे के सांसद लोकसभा के बाद चुन के गए तभी उनके चुनावी रैली में के जीत रैली में उधर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उधर अल्लाह अकबर बोला गया, सर तन से युद्ध के नारे दिए गए। तो ये सारा चीज हम लोग भूले नहीं है। हमारी लड़ाई ये जिहादों के खिलाफ है, लैंड जिहाद के खिलाफ है, लव जिहाद के खिलाफ है, और जो इन लोग को मदद करेगा उन सबको सजा मिलेगी, इतना मैं बताता हूँ। ठीक है नितीश जी, अब मुझे ये बताइए आप कि ये ठाकरे बंधु जो कल विजय रैली निकालने वाले हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मराठी का सम्मान और ये हमारे ठाकरे बंधुओं की वजह से ही हो पाया, वरना फडणवीस सरकार तो अपनी मर्जी लागू करने वाली थी, हमारे दबाव से इसको यू टर्न लेना पड़ा। क्या उसकी वजह से सरकार बैकफुट, जी क्या उसकी वजह से सरकार बैकफुट पर आ गई है? नहीं। आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए फिर हम क्या है, हम क्या पाकिस्तानी है क्या? हम मराठी नहीं है? हमको मालूम नहीं मराठी का क्या? ये लोग कर रहे हैं ना मारपीट, ये मराठी लोगों को भी पसंद नहीं है। इसके वजह से तो इनको घर पे बिठाया है, एक को 0 विधायक दिए, दूसरे को सिर्फ 20 दिया है, इसलिए तो ये लोग घर पे बैठे इस मारपीट के वजह से। ठीक है, कुछ मराठी लोगों को भी इस तरीके की मारपीट
हिंदू राष्ट्र हिंदुओं को पसंद नहीं है, इसलिए आपको भी विनती करता हूँ कि मराठी विरुद्ध कोई ये हिंदुओं के खिलाफ ये जिहादियों की साजिश है और जिसके लिए ये दोनों को इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि जो बयान आ रहे हैं ना दूसरी तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जैसे आपने अभी कहा कि हम कौन है, हम क्या मराठी नहीं है, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं पर हम हिंदी नहीं है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए ऐसा है, ये सब डायलॉग है। हिंदू है हिंदी नहीं है तो फिर जावेद अख्तर इनके स्टेज में आके क्या मराठी में शायरी बोल के जाते हैं क्या? हम मराठी में मोहम्मद अली रोड भैरमपाड़ा जाके मराठी सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुंब्रा में जाके बोलो ना, उधर हिंदी बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ मराठी में ही बोलना चाहिए। वो भी महाराष्ट्र में आता है ना, क्या पाकिस्तान में आता है? सारी हिम्मत क्या गरीब हिंदू? तो मतलब आपको लगता है कि ये आपको ऐसा लगता है सर, आपको ऐसा लगता है कि मराठी के नाम पर जो हिंदू हैं उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं ठाकरे बंधु? आपको ऐसा लगता है? देखो, ये हिंदू राष्ट्र को तोड़ने का काम है। अच्छा, ये लोग जिहादियों से कम नहीं है। जिस तरीके से जिहादी हमारी हिंदुओं को, हिंदू राष्ट्र को, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी है, उल्ली का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनसे ये काम करवा कौन रहा है? मतलब ये खुद ही राजनीतिक दल हैं, अपने आप ही अपने लिए एजेंडा बना रहे होंगे, या इनके पीछे भी कोई और ताकत आपको लगती है? देखिए, अभी मैं वही बोल रहा हूँ ना, हिंदू राष्ट्र को तोड़ने वाले जो जिहादी है, पीएफआई हो, सिमी जैसे संगठन हो, ये कुछ अलग काम करते हैं क्या? ये भी हिंदुओं के खिलाफ ही काम करते हैं। तो ये लोग क्या दोनों अलग कर रहे? महाकुंभ के बारे में किसने बदनामी की? हर हिंदू राम मंदिर के खिलाफ किसने बदनामी की? ये लोग जिहादियों की तो भाषा बोल रहे हैं, अलग क्या बोल रहे हैं ये लोग? ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जिहादियों की भाषा बोल रहे हैं, अलग कुछ नहीं बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को तोड़ने, उसको कमजोर करने की इनकी साजिश है। अब नीतीश राणे जी, एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूं, और वो इसलिए क्योंकि आप ये जितने किरदार इस सवाल से जुड़े हुए हैं उन सबसे बहुत अच्छे से परिचित हैं सर। शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं रामदास कदम, और उनकी तरफ से बड़ा दावा कर दिया गया है, या यूं कहें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने दरअसल राज ठाकरे को खत्म करने का प्लान बना लिया था। मतलब कल ये जो दोनों भाई साथ साथ आएंगे और बड़ी एकता दोनों की दिख रही है, मतलब दिल में इतनी नफरत थी कि रामदास कदम कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने तो राज ठाकरे को खत्म करने की साजिश कर ली थी। इतनी नफरत थी क्या सर दोनों में? जो भी पुराने शिवसैनिक है, रामदास कदम जी हो, नारायण राणे जी हो, किसी को भी पूछ लीजिए, हर कोई आपको उद्धव ठाकरे का इतिहास यही बताएगा। राज ठाकरे जी हो, राणे साहब हो, जिसने शिवसेना को जिसको शिवसेना से उसने निकालने से ये किया, सबको मार डालने की कोशिश ये उद्धव ठाकरे ने की है। इसमें सबको मालूम है, ये कुछ नई बात नहीं है, सबको मालूम है। तो फिर राज ठाकरे इनके साथ क्यों आ रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो उनको सवाल पूछिए ना, उनको सवाल, वो उनका बात है। मैं उनके घर की चीजें, उनके घर की झगड़े मैं कहीं को छुड़ाते बैठूं? आपने मेरे को इधर हिंदू समाज के लिए बुलाया, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। अभी राज ठाकरे ने क्या करना चाहिए वो उसकी बात है ना, वो उनको जाके पूछ लीजिए ना। ठीक है, आप हिंदू समाज का आप कह रहे हैं कि आपने उनके लिए परचम उठाया है और आप उसको लगातार उस पताका को फहराते रहेंगे। ठीक है, लेकिन सर दूसरी तरफ फिर ये भी तो देखना होगा ना, मतलब बाला साहब ठाकरे का परिवार है सामने, और अभी तक तो सिर्फ उद्धव ठाकरे थे, लेकिन अब तो उद्धव ठाकरे के साथ आवाज से आवाज बुलंद करते हुए राज ठाकरे भाई भी आ गए ना। तो मतलब सारा का सारा जो हिंदुत्व का परचम लहराने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ नीतीश राणे ही सही से निभा रहे हैं। इस पर जनता कैसे विश्वास करेगी? क्योंकि ठाकरे बंधु कह रहे हैं कि भाई हम हिंदी नहीं, हम हिंदू हैं। बाला साहब ठाकरे जी को इनके साथ जोड़िए मत। बाला साहब ठाकरे जी ने असलियत में हिंदू समाज के लिए काम किया। 92-93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो हिंदू आज इस मुंबई में जिंदा है उसका एक ही कारण है बाला साहब ठाकरे। इसलिए उनसे और इनको जोड़िए मत।
बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी अजान की कंपटीशन ली नहीं। बाला साहब ठाकरे के नजर के सामने कोई भी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने की हिम्मत नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे के सामने कोई भी अल्लाह अकबर के नारे देने की हिम्मत नहीं करता था। बाला साहब ठाकरे अगर होते तो कोई भी महाकुंभ के ऊपर इस तरीके से आलोचना करने की हिम्मत नहीं करता था। तो आपको मैं विनंती करता हूँ कि इनको और बाला साहब ठाकरे जी को कुछ जोड़िए मत। वो हिंदुत्व का असली हीरो था। ठीक है, हम सब उनके विचार पे चलने वाले हिंदुत्व के कड़वे हम लोग कार्य करते हैं। इसलिए इन दोनों को तो उनके बोले इनका डीएनए चेक करना चाहिए। इनका राजनीतिक धर्मांतर हो चुका है। नितेश भाई चलते चलते ये जो कल वो विजय रैली निकालने की तैयारी है ठाकरे बंधुओं की, उस पर भी 2 शब्द। ठीक है, ऐसा है ना, ये जिस तरीके से सिमी का रैली निकलता है, पीएफआई का निकलता है, एमआईएम का निकलता है ना, वैसे ही ये सब साथ में आके हिंदू राष्ट्र को तोड़ने के लिए साजिश होने वाली ये रैली है। इसमें मराठी आदमी का कुछ नहीं है। हिंदू समाज को बांटने के लिए इस तरीके की रैलियां ली जा रही है, जिसका नुकसान सिर्फ हिंदुओं को होगा। और जिहादियों मतलब कल तो नल बाजार मोहम्मद अली रोड में ना शीर खुरमा और पटाखे बजाए जाएंगे। देखिए, हम लोग ने हिंदू को तोड़ के बताया। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद। ये रैली ये हिंदुओं के खिलाफ होने वाली रैली है।